class 11th probability topic, chapter number 16 and exercise 16.2. ओके, सो कल की जो क्लास हमने डिस्कस की थी वो आपकी थी प्रॉपर्ली आपका सैंपल स्पेस पे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब आउट ऑफ दो सैंपल स्पेस हम कुछ सबसेट्स बनाएंगे जिसके हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया, अब टॉस तो कर दिया लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई नीड हेड, तो फॉर मी द हेड इज योर फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस व्हिच इज द हेड एंड टेल। ऐसे समवन नीड टेल, तो उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम वो टेल हो जाएगा। सेम वे अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं, आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम सैंपल स्पेस। अब आउट ऑफ दो सैंपल स्पेस मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, या मुझे जो है सिर्फ नंबर 1 और 2 चाहिए, तो 1 2 आ गया। मुझे इवन नंबर चाहिए, 2 4 6 आ गया। मुझे ऑड नंबर चाहिए, 1 3 5 आ गया। मुझे इवन प्राइम नंबर चाहिए, आंसर मेरा 2 आ गया, एंड देन सो ऑन चलता रहेगा। तो जितने भी आप सबसेट बना सकते हो सैंपल स्पेस के, उसको हम बोलते हैं इवेंट। सो कोई भी सेट अगर आपको गिवन है, एक फाइनाइट सेट अगर आपको गिवन है और आपसे बोला जाएगा उसके नंबर ऑफ सबसेट्स आप निकालिए, योर आंसर इज 2 रेज़ टू पावर n। आपके मैक्सिमम 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स निकाल सकते हो और उन्हीं सबसेट्स को हम बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली इवेंट। सो इवेंट से 16.2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपका है इवेंट, सो इवेंट बेसिकली द कलेक्शन ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या outcome which you need basically out of from sample space. Of course sample space से ही आप लोगे, राइट। अब बिकॉज कलेक्शन है और सैंपल स्पेस का एक पार्ट है, तो हम तो ये भी बोल सकते हैं कि इवेंट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। ठीक है, सो हाउ मेनी सबसेट वी हैव, 2 रेज़ टू पावर n। अगर आपका एक फाइनाइट सेट है तो कितने इवेंट आप बना सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, अगर n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है इन अ सैंपल स्पेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एक्सरसाइज 16.2 के अंदर। अब देखिए बिकॉज 16.2 में एक इवेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ और भी चीजें इसमें हम ऐड कर देते हैं, लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन सब का मतलब क्या है, एक एक डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, डाई को रोल किया मैंने, मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे दो इवेंट लिखे, लेट्स से ई गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर व्हिच इज अगेन 2, और एफ मैंने ले लिया और नंबर्स 1 3 5। ठीक है, एक और इवेंट लेते हैं, लेट्स से मैंने एक इवेंट एच ले लिया, वो मैं लेता हूँ इवन नंबर्स को 2 4 6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इवेंट बना सकते हैं, मैंने रैंडमली 3 इवेंट कंसीडर कर। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है कॉल्ड सिंपल इवेंट। कौन से पर्टिकुलर इवेंट्स हैं जिनको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से इवेंट है जिनको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे, और इसी का जो उल्टा रहता है, यानी कि अगर आप सिंपल इवेंट आपको क्लियर है तो आप इसमें एक जो नेक्स्ट डेफिनेशन में कराऊंगा इसके बाद कंपाउंड इवेंट, वो ऑटोमेटिकली आपको फिर समझ में आ जाएगी। सिंपल इवेंट का मतलब होता है दोस इवेंट्स विच कंटेन एग्जैक्टली वन आउटकम। तो ऐसे इवेंट जिनके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम है उनको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं, राइट। अब जैसे यहां अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेशन क्या होगी सिंपल इवेंट की, इवेंट कंसिस्ट ऑफ वन आउटकम्स। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम है उसको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां आप देख सकते हो ई को, इसको आप सिंपल इवेंट बोल सकते हो या सिंपल बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। सो कंपाउंड इवेंट क्या होगा, तो सिंपल नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर मोर देन वन आउटकम्स है उसको आप इस कैटेगरी में डालोगे। सो इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम्स known as a compound event. For example,
एफ एंड एच। एफ और एच के अंदर 3 एलिमेंट है, अगेन मोर देन 1 है। अब वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 होते हैं, वो अलग बात है। बट अगर मोर देन 1 आ रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिंपल इवेंट का मतलब एक ही आउटकम होना चाहिए, कंपाउंड इवेंट मतलब मोर देन 1 आउटकम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन क्लियर है। अब उसके बाद 2 डेफिनेशन और हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे सीधा। थर्ड जो डेफिनेशन है इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, जैसे अगर आप सेट्स की अगर हम बात करें, सेट्स के अंदर डिसजॉइंट आपके सेट्स होते थे, यानी कि कोई भी आउटकम आपका कॉमन नहीं होता था, ऐसे यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे इसे हम, कि अगर आपके 2 इवेंट हैं और उसके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उन दोनों इवेंट को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलोगे। So what is the definition? That E and F are said to be mutually exclusive if E intersection F is equal to 5। ये हमारी डेफिनेशन है। तो 2 इवेंट के बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कैटेगरी के अंदर काउंट होता है, राइट? तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड द फोर्थ डेफिनेशन व्हिच इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट is कि if union of 2 event or more than 2 event, basically if union of events is equal to sample space, तो particular events को आप exclusive events की कैटेगरी में डाल देते हो। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे हमारे पास E F H गिवन है, so E and F ये both are mutually exclusive because इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। E और F आपका बेसिकली mutually exclusive है, लेकिन E और F आपका एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि E और F का जो यूनियन है वो आपका सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर हम E और F का यूनियन निकालेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा। वो कितना आएगा? 1 2 3 5। तो सम एलिमेंट आर मिसिंग। सो E and F are mutually exclusive but not mutually exclusive but not exhaustive. So it's just not exclusive, it's exhaustive basically. Exhaustive events, so it means 2 इवेंट जब आपके यूनियन आपका सैंपल स्पेस के इक्वल होता है तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, राइट? सो E and F are mutually exclusive but not exhaustive, but F and H, अगर आप F और H को देखते हो तो वो बेसिकली इवेंट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, M.E भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, और आपके एग्जॉस्टिव भी है बिकॉज उनका जो सैंपल स्पेस है वो आपका 1 2 3 4 5 6 के इक्वल आ रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल देखो, इसी में कितना कितना इजी क्वेश्चन है। F और H को देखो, सो E और H को देखो, E और H को देखो, E और H में कॉमन एलिमेंट है 2, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। साथ साथ E और H का जो यूनियन है वो भी आपका सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो मतलब E और H का जो पेयरिंग है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, एग्जॉस्टिव भी नहीं है, राइट? तो बट E और H की जो पेयरिंग है, अगर हम E और H की पेयरिंग की बात करें तो वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर हम F और H की पेयरिंग की बात करें तो वो आपके दोनों कैटेगरी में काउंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था चीजों को समझने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपका बस यही दिया हुआ है कि आपको बताना है कि उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, सिंपल इवेंट है या फिर आपका वो कंपाउंड इवेंट है। पर इन सबको बताने से पहले आपको इवेंट लिखना आना जरूरी है, और जब भी आपको इवेंट लिखने के लिए बोलेंगे आपकी पहली कंडीशन होती है कि आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद उसका आपको इवेंट, ठीक है? कभी भी ऐसे मत करना कि सैंपल स्पेस नहीं लिखा लेकिन सीधे से डायरेक्टली इवेंट दिया, वहां पे मार्क्स आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है, राइट? दिस इज ऑल डन अबाउट द डेफिनेशंस जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज की जाएंगी। क्वेश्चन 1 अगेन, यहाँ बोला डाइस रोल। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यार डाई को रोल किया गया है, कॉइन को टॉस किया गया है, तो पहला काम हमारा यहाँ पर है कि आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो अगर आप डाई को रोल करते हो तो आपका सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, ये सबसे पहले काउंट करो। उसके बाद ई का मतलब है यहाँ पर द डाई शो 4, सिंपल। ई का मतलब है डाई शो 4, यहाँ पे 4 आ गया। एफ का मतलब है क्वेश्चन के अंदर द डाई शो द इवन नंबर, so those will be 2 4 6। अब आपको ये बताना है यार ये दोनों के दोनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर नहीं है। दोनों इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमें इसका इंटरसेक्शन को चेक करना है। हमें क्या निकालना है, इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट निकालना है।
वो 4 आ गया, 4 आपका 5 के इक्वल नहीं होता। इट मींस E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। खत्म क्वेश्चन पूरा। Question number 3 now. This is an important one, very important. Question number 3. Question 3 में बोला गया the experiment involved rolling a pair of dice. तो अभी हम इवेंट पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका सैंपल स्पेस क्या होगा। आपने 2 डाई को रोल किया है, हर डाई पे 6 आउटकम्स हैं, टोटल आपका 36 आउटकम्स हो गए। आपको इन 36 आउटकम्स को पहले लिखना है, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा मजेदार है। उसे कैसे करोगे, जैसे अगर हम 2 डाई को रोल करते हैं तो हो सकता है 1 1 आए, हो सकता है 1 2 आए, हो सकता है 1 3 आए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब मैं लिखूंगा 1 1। कई जगह आपने देखा होगा 1, 1 ऐसे लिखा होता है, तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। सीधा लिखना है इसको आपको इस तरीके से 1, 1 that's it 11। तो 11 रीड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 1 रीड करेंगे, ठीक है। ऐसे देन वी हैव 1, 2, 1, 3 या 1 4, 1 5, 1 6। तो मैंने इसमें क्या करा, बेसिकली फर्स्ट डाई का नंबर को फिक्स कर दिया, सेकंड डाई का नंबर को मैं रिपीट करते जा रहा हूँ। सेम वे नेक्स्ट में आपको आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो ध्यान के अभी हम सैंपल्स पे बना रहे हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और लास्ट रो आपकी बनेगी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। कोशिश करनी है हमेशा इस तरीके से बने, एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा ग्रिड फॉर्म करना है, ठीक है। एक हल्का छोटा सा ग्रिड फॉर्म करोगे कुछ इस तरीके से। एक लाइन तो डेफिनेटली आपकी कॉपीज में ऊपर होगी ये इस तरीके से ग्रीन से, ये आपको ग्रिड फॉर्म करना है इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लाइंस ड्रॉ कर दी। ये लाइंस तो ऑलरेडी आपकी कॉपीज में होती हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस डालने की कोई जरूरत नहीं है और कोई जरूरत नहीं है स्केल यूज करने की, प्रॉपर आप करिए। ये मैंने कुछ इस तरह से ग्रेड कर दिया, बड़ा सुंदर सा लग रहा है क्योंकि काफी कलर हो गए इसमें। और इसको हम यहाँ डाल देते हैं रेड से 6,5 और ये आपका ढंग से लिख देते हैं 5,6, ठीक है। अब उसके ऊपर यहाँ पे आपको अब नंबर लिखने, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 रिपीट करेंगे, 8 9 10 11 12। ये नंबर्स आपको इस तरह से प्लेसमेंट डालनी है, ठीक है। तो पहले कहो 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, 7 रिपीट किया। अब ये बेसिकली क्या मतलब है इनका, ये आपका सम है। 2 डाई जो आपने रोल आउट किया, जैसे 1 1 को आपने रोल आउट किया, तो उनका सम क्या होगा, 1 + 1 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ऐसे यहाँ देखो 1 + 6 7 7, अब ये 7 यहाँ भी लिखा है, मैंने यहाँ भी लिखा है, बिकॉज ये 7 आपका 1,6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 7 है ये भी 1,6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक सेल को 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम। अभी काम कैसे करता है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मुझे ऐसे आउटकम बताओ जिसका जो डबलेट का सम है वो लेट्स से 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इसकी सैंपल स्पेस नहीं बना हुआ है तो हम दिमाग में सोचना शुरू करते हैं और कई बार पेपर में कोई आउटकम मिस हो जाता है। बट अगर सैंपल स्पेस रेडी है आपके पास तो कोई भी आउटकम आपका मिस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अब क्वेश्चन ने बोला कि सम मेरा 3 होना चाहिए, सम 3 होना चाहिए। आप 3 पर आए और जैसे 3 पे आए उसके नीचे का वर्टिकल उठा लो, बस ये वर्टिकल उठा लिया। ये 2 आउटकम है आउट ऑफ 36 जिनका सम आपका 3 है, देख लीजिए 1, 2 और 2, 1। ऐसे ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसका सम 8 है। चलो जी 8 पे चलते हैं, 8 यहाँ आ गया, इसका डायगोनल एलिमेंट सारे उठा लो, ये डायगोनल एलिमेंट उठा लो। सिर्फ ये आउटकम है 1 2 3 4 5 जिसका सम आपका 8 है। एक और क्वेश्चन आता है कि सम मुझे चाहिए एटलीस्ट 9, सम चाहिए एटलीस्ट 9, यानी 9 या 9 से ज्यादा हो सकता है, यानी 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो मैं 9 पे गया, मैंने वर्टिकल उठाया, एक ही लाइन आएगी, फिर 10 की लाइन, फिर 11 की लाइन, फिर 12 की लाइन। तो अब क्या मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि यार कौन कौन से सम होंगे, बस मैं आउटकम पे गया, वर्टिकल उठाया और काम मेरा खत्म हो गया।
ये फायदा होता है आपका इस तरह से ग्रिड अगर आप बना लेते हो और सैंपल स्पेस के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर जो आपका इवेंट बोला गया है, जो पहला इवेंट है, सैंपल स्पेस तो हमने बना लिया, और जो पहला इवेंट बोला गया है वो बोला गया सम इज ग्रेटर देन 8। तो पहला क्वेश्चन ही आ गया। ए का जो मतलब है वो आपका है कि सम इज मोर देन 9, मोर देन 8। तो सम क्या क्या होना चाहिए? सम मेरा 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब 9 के लिए 1 2 3 4, तो ए कितना होगा आपका यहाँ पर? 36, 45, 54, 63। 10 के लिए अगेन 10 पे देखो ये वर्टिकल लाइन आ गई, 4 6 5 5 6 4। 11 के लिए अगेन दो वर्टिकल लाइन है, 5 6 6 5 और 6 6। ये हमारा ए बन गया, ये पूरा ए आ गया। अब बी क्या कह रहे हैं? व्हाट इज बी? टू ऑकर इन ईदर डाई, बस टू आपका किसी भी डाई पे आ जाना चाहिए। तो टू कहाँ रही है? तो ये टू की नंबरिंग पूरी ले लेंगे और एक टू की नंबरिंग उठा यहां से उठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो ये मत करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं, इसको लेना नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी आप हॉरिजॉन्टल में ले चुके हो। ठीक है, सो बी के लिए आप क्या लिखोगे? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 1 2 आगे चलेंगे। ठीक है, 3 2, उसके बाद 4 2 5 2 एंड 6 2। ये आपका बी आ गया। तो ए मिल गया, बी मिल गया। अब सी निकालते हैं। सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है कि यू नीड अ सम व्हिच इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मुझे सी बेसिकली कैसा चाहिए कि ऐसा सम चाहिए जो 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी 8 9 10 11 12 इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 9 10 11 12 में जो 3 के मल्टीपल है वो सिर्फ 9 और 12 बचते हैं। तो मुझे 9 का सम उठाना है और 12 का सम उठाना है। तो मुझे 1 2 यानी ये जो लाइन है पूरा ये पिक करना है सी के लिए। 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, और फिर 12 यानी 6 6 के लेके चलना है। तो मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब क्योंकि आपके पास सैंपल स्पेस था तो ज्यादा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी को आगे देखते हैं कि बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा? इवेंट तो हमने डिस्क्राइब कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करा? यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाया, इवेंट बनाया। अभी क्वेश्चन पे गए नहीं है, सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाया, इवेंट बनाया, सैंपल स्पेस आ गया, इवेंट आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Which pair of these events are mutually exclusive? Which pair of these events are mutually exclusive? तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पेयरिंग कैसे करनी है। ए से बी पर, फिर ए से सी पर, और फिर बी से सी पर। ये ऐसे पेयरिंग चेक करनी है आपको, टॉप टू बॉटम आना है। तो कौन कौन से पेयर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है चेक कर लेते हैं। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें से आई थिंक कॉमन मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ए और बी का पेयरिंग बनेगा। अब ए और सी की पेयरिंग चेक कर लेते हैं, कॉमन आ रहा है, इग्नोर इट। अब बी और सी की पेयरिंग चेक कर लेते हैं। बी और सी की पेयरिंग में क्या आ रहा है यहाँ पास? 3 6। ऑफकोर्स बी और सी में भी नहीं है। तो ए कॉमा बी एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट्स इट। आई थिंक यही पूछा गया है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। कोई भी एबीसी पार्ट नहीं है। सो आपने सैंपल स्पेस बनाया, इवेंट्स आपने बनाए, और बस इवेंट्स को आपको चेक कर लिया कि कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आराम से लिख दिया कि ए बी और बी सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए बी और बी सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट बिकम योर क्वेश्चन नंबर 3। Two dice are thrown, the event A B C are described as follows। ठीक है, तो देखो इवेंट के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इवेंट क्या होगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, उसके बाद हम इवेंट की बात करेंगे। इवेंट आपको तब देखना है। तो इस केस में इवेंट सैंपल स्पेस आपका है कि दो डाई को आपने रोल किया। सो अगर हम दो डाइस को रोल करते हैं तो आपका जो टोटल आउटकम्स निकल के आएंगे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम दो डाई को रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम जो निकल के आते हैं वो आपके 36 आउटकम निकल के आते हैं। वो कैसे लिखना है उसका लिखने का अपना एक तरीका है। ठीक है, जैसे कि
फर्स्ट 1 1, अब ये 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट डे पे 1 आया, सेकंड डे पे भी 1 आया। कुछ बुक्स में इसको आपने इस तरीके से भी देखा होगा, लिखा होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। तो इसको हम 11 रीड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 1 रीड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नंबर को फिक्स कर रहे हैं और सेकंड नंबर को इंक्रीज कर देंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद ये फर्स्ट रो आ गई। फिर सेकंड 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट अगेन 3 1 3 2। ये इस तरीके से बनाना है, एक नीचे एक आपको लिखना है। इसका एक रीजन है, जो रीजन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, नेक्स्ट लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, the last one is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। ये आपने टोटल आउटकम्स 36 लिख दिए, एक के नीचे लिखना है। ग्रेड हमने टोटल ग्रेड हमने बना दिया। अब बिकॉज अपने कॉपीज में काम किया होगा, तो ये लाइंस तो आपके डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आपके पास होंगी ही, मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब भी क्वेश्चन में आता है लिखा हुआ कि आपको 2 डाइस को रोल करना है, तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह का मैंने ग्रेड बना दिया, ये पूरा नीचे तक लेके जाइए। ठीक है, ये हम ग्रेड ले गए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे आपको बताना है, क्योंकि वहीं से जो सारा खेल शुरू होगा। आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स को प्लेसमेंट देंगे, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 7 रिपीट, 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से करना है। सेम ये चीज यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम शुरू करेंगे। सो इट विल बी नाउ, अगर देखें इसमें, सो 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 रिपीट होगा, यहाँ पर 8 9 10 11 12। इसका अपना एक मीनिंग है, इनके अपने सिग्निफिकेंस है, वो जैसे हम क्वेश्चन में बात करूंगा तो मैं आपको और क्लियर करता हूँ। अभी जो ब्लू या ब्लैक से जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं सम को, ये डिनोट कर रहे हैं सम को। इसका मतलब कि जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन में बोला जाएगा यार ऐसे कितने आउटकम्स है जिसका सम 7 है, तो मैं क्या करूंगा भाई 7 पे जाऊंगा, यहाँ पे पहुंच गया 7 पे और यहाँ पहुंच गया 7 पे, बस अब डायगोनल एक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, ये ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा कि जो डायगोनल में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम 7 है। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको मिल जाएगा ऐसे कितने आउटकम्स है जिसका सम 9 है। ओके 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, बस एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दी, रफ लाइन ड्रॉ कर दिया, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम आपका 9 है, बाकी किसी भी आउटकम को लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्रिड के थ्रू आराम से जजमेंट ले सकते हो कौन से आउटकम आपको चाहिए, कौन से आउटकम आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए पार्ट बोला गया है, सैंपल स्पेस तो हमने बना लिया, अब इवेंट की बात करते हैं। अब ए पार्ट जो बोला गया है वो बोला गया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय, कि फर्स्ट डाय पे मेरा इवन नंबर होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बाहर नंबर लिखे हैं ब्लू और ब्लैक से, ये सब को डिनोट कर रहे हैं, हमारे लिए आउटकम जो है अंदर वाले हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं 2 1 का मतलब बात कर रहा हूं, तो 2 1 का मतलब है फर्स्ट डाय पे 2 है, सेकंड डाय पे 1। ए में क्या क्या आएगा, फर्स्ट डाय पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये पूरी सीरीज आएगी 2 की, पूरी सीरीज 4 की आएगी, पूरी सीरीज आपकी 6 की आएगी, पूरा लिखते हैं इसको, ठीक है। ए में कितना आएगा आपको 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये पूरा का पूरा मैंने आउटकम लिख दिया ए के साथ। बी, अब बी क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अब बी कह रहे हैं कि अब ऑड नंबर होना चाहिए आपके फर्स्ट डे पे,
पहले में उसने वो क्या बोला, इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट जाए पे। बी में क्या कह रहा है, ऑड नंबर होना चाहिए फर्स्ट जाए पे। तो अब कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, ये पूरी कैटेगरी आ गई, 1 की लाइन आएगी पूरी, 3 की लाइन आ जाएगी और 6 की लाइन आ जाएगी। उसको भी लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो बी भी आ गया। ठीक है, अभी हमने सैंपल सूत्र लिखा है और इवेंट बनाए हैं अभी, और अभी क्वेश्चन पे नहीं गए अभी हम। ठीक है, अब सी पार्ट पे देखते हैं, सी क्या कह रहा है, सी की कहानी क्या कह रहा है वो। अब सी ये कह रहा है कि गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई विच आर लेस देन इक्वल टू 5, कि मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ऐसा सम चाहिए जो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो सम लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो कौन कौन सम लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे। तो सम ऑफ द डाइज है वो आपका 2 3 4 5 होना चाहिए, यानी कि मुझे 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। और यहां भी हम इसको मार्किंग कर लेते हैं 2 3 4 5, और सिंपली एक लाइन सब मुझे क्लियर हो गया कि मुझे जो भी आउटकम्स लेना है ये लेने हैं सारे। बस इनको प्लेसमेंट इसको लिख लेते हैं फटाफट। सो ये आपका आएगा 1 1 1 2 2 1, ओके 1 3 2 2 3 1, और फिर 1 4 2 3 3 2 और आपका 4 1। ये मेरा सी है। अब देखो कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा इसलिए, क्योंकि पेपर में इसलिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अब मुझे क्लियर है, सब मुझे 2 3 4 5 चाहिए, लाइन ड्रॉ करी, जो भी आउटकम से लाइन में आ रहे हैं वो मैंने मार्किंग क्लियर की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एबीसी इवेंट्स को अपना डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, सो अब हम, क्योंकि सैंपल से हटा दिया, इवेंट डिस्क्राइब हो गए, अब हम डिस्क्राइब करते हैं अपना जो भी इन्होंने क्वेश्चन मांगा गया है कि ए डैश का मतलब नॉट ए, मतलब बेसिकली सैंपल स्पेस लेने हैं सारे के सारे, लेकिन उसमें ए नहीं होना चाहिए। सैंपल स्पेस पूरा लेना है लेकिन उसमें ए नहीं होना चाहिए। तो अगर सैंपल स्पेस पूरा लेना है लेकिन उसमें ए नहीं होगा तो बेसिकली बी है वो। तो देखो इसमें था क्या, 6 लाइन होती है सैंपल स्पेस में, 3 लाइन आपकी ए की है और 3 लाइन आपकी बी की है। तो आप कह रहे हो ए लेना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बचा क्या आपके पास, बी बचा, तो ए डैश आपका बी के इक्वल है। इसी तरीके से अगर बोला गया नॉट बी तो वो ए के इक्वल है, क्योंकि अगर बी नहीं लोगे ए लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि सारी मैथ हमने यहाँ पे कर लिया ऑलरेडी, अब यहाँ पे से अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ए बी या फॉर्मेट आंसर दे सकते हो। अब थर्ड पार्ट करते हैं, ए और बी। थर्ड पार्ट ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी, और का मतलब यूनियन होता है, अब आपका सैंपल स्पेस इक्वल है। बिकॉज अगर आप ए और बी को मर्ज कर दोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, उसको अलग से यूनियन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट, इंटरेस्टिंग फोर्थ पार्ट है, ए एंड बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कुछ भी नहीं है, आंसर 5 हो गया। डायरेक्टली देखो पूरा, क्योंकि मैराथन बहुत कर चुके हैं, सैंपल से तुमने ढंग से लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अब जो मैराथन ऑलरेडी काफी कर चुके हैं उसमें यहाँ मैथ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जजमेंट लेनी है कि अब आंसर आपका क्या आएगा, ए आ रहा है, बी आ रहा है, एस आ रहा है, 5 आ रहा है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो दोबारा मैथ करने की क्या बात है। फिफ्थ पार्ट, ए बट नॉट सी, यानी कि ए माइनस सी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन सी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली देखो बेस्ट तरीका ये कहता है कि आपके जो सी के एलिमेंट है ना वो ए में से हटा दो, वो जो होता है ए माइनस सी। अब 1 1 इसमें नहीं आ रहा, 1 2 इसमें है, चेक करो, नहीं 2 1 है, बिल्कुल है, तो मैंने ये हटा दिया। उसके बाद 1 3, नहीं 1 3 नहीं है, 2 2 यस ये भी है, 3 1 नहीं है, 2 3 बिल्कुल है, 3 2 एंड 4 1 ये सब हट गए आपके। तो जो बचा वो आपका ए माइनस सी होगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपका होगा 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, सिक्स पार्ट अब ये आप खुद कर लीजिएगा। सिक्स पार्ट, बी और सी
बी यूनियन सी, ये आप खुद निकाल सकते हो, बी यूनियन सी आप ऑटोमेटिकली कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड 7 पार्ट में बोला गया बी एंड सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, इन दो कॉमन एलिमेंट निकालना है। वो देखिए 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, आई थिंक रीजन यहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, और या 1 3 है मेरे पास, 3 1 है, 1 4 है, 3 2 है, ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया। यूनियन आप खुद देख लीजिएगा बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आपका है 8th पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 8th पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये बोला गया, ठीक है। अब देखो ये नॉट बी है, इसको आप बी डैश भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ तो ए ही रहेगा, अब ए में से ए की एलिमेंट कॉमन निकालने हैं, वो तो ए ही आएगा। और ए इंटरसेक्शन सी डैश को आप बोलते हो ए बट नॉट सी, यानी कि ए माइनस सी, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं अपने 5th पार्ट के अंदर। तो जो भी 5th पार्ट का आंसर था वो इसका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सारे पार्ट से रहते हैं लेकिन आप कुछ पार्ट इसमें पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, refer to the question number 6, state true or false, give reason for your answers। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहां बात कर रहे हैं और वो 6 पे आपका बेस्ड है। A and B are mutually exclusive। तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने बोला है A and B are mutually exclusive, आंसर इज यस। रीजन क्योंकि आप यहां देखो ये वाला पार्ट, उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, आप फाइल लिखते हो, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो इवेंट के बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर प्रॉपर्ली यस माना जाएगा। सेकंड पार्ट जो पूछ रहे हैं वो A and B are mutually exclusive and exhaustive। A and B are mutually exclusive and exhaustive। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ऑलरेडी, वो एग्जॉस्टिव कब होगा, जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। इनफैक्ट वो थर्ड में भी क्लियर हो गया, ये देखो। तो ये आपका कोर्स, यहां भी आपका आंसर यस ही है। सी पार्ट A इज इक्वल टू बी डैश, ये भी यस है, ये देखो सेकंड पार्ट के अंदर अब इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सी पार्ट भी आपका यस की कैटेगरी अंदर आ जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या A और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? आई थिंक नहीं है, बिकॉज A और C में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, तो आपका आंसर यहाँ पे नो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है A एंड B डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो A इंटरसेक्शन B डैश इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज B डैश आपका A के इक्वल है, और A का इंटरसेक्शन आप A से निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो 5 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि A इज नॉट इक्वल टू 5, आंसर इज नो। The last one is F, which is said A dash B dash C dash are mutually exclusive and exhaustive। The answer is yes, because A dash आपका B के इक्वल है, B dash आपका B के इक्वल A के इक्वल है, और C आपका C है। तो क्वेश्चन कह रहा है A B C क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, आंसर आपका यहाँ पे यस हो जाएगा, बिकॉज तीनों का यूनियन आपका सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 16.2।